मॉर्निंग क्लास 8 दिस इज़ योर थर्ड वीडियो ऑफ चैप्टर नंबर 4। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कंट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स के बारे में कि अदर कंट्रीज़ में जो मिनरल्स है वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं, उस बारे में पढ़ा था। हम आगे अपना चैप्टर कंटिन्यू करते हैं। अब हम पढ़ेंगे पावर रिसोर्सेज के बारे में, ऊर्जा संसाधन जो होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। कन्वेंशनल सोर्सेज द कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी आर जनरली नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। जो कन्वेंशनल सोर्सेज होते हैं वो क्या होते हैं? एनर्जी कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी होते हैं वो क्या होते हैं? नॉन रिन्यूएबल सोर्स होते हैं किसका? एनर्जी का। दीज आर बीइंग यूज्ड सिंस अ लॉन्ग टाइम। और ये जो होता है वो बहुत ही लंबे समय तक, इनकी जो प्रोसेस होता है बहुत ही लंबे समय तक चलता है। कॉल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस एंड इलेक्ट्रिसिटी आर कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। और जैसे कॉल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, नेचुरल गैस हो गया और ये इलेक्ट्रिसिटी हो गया, ये जो होते हैं वो कन्वेंशनल सोर्स होते हैं किसके? एनर्जी के। आपको पता है कि कॉल और पेट्रोलियम और जो हमारे फॉसिल फ्यूल्स होते हैं उनको बनने में कितना टाइम लगता है? सालों साल लग जाते हैं उनको बनने में। तो फिर ये जो एग्जांपल है वो किसके हैं? ये एग्जांपल कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक है। दीज सोर्स ऑफ एनर्जी आर बीइंग यूज एक्सटेंसिवली इन सच एज वे that their own reserve has been depleted to a great extent. At the same time, it is becoming increasingly difficult to discover and exploit their new deposit. और इनको मतलब इनको बनने में इतना टाइम लगता है और जो ये होते हैं इनको बढ़ाने में भी बहुत डिफ़िकल्टीज़ होती है, बिकॉज इनका जो यूज़ होता है वो तो होता रहता है, बट इनको बनने में कितना टाइम लगता है? सालों साल लग जाते हैं इनको। जैसे कि आप फॉसिल फ्यूल्स हो गए, नेचुरल गैस हो गए, इनको बनाने में बहुत टाइम लगता है। It is envisaged that non-deposit of petroleum in our country will get exhausted by a few decades, and coal reserves are expected to last for another 100 years. और जो कॉल्स जो पेट्रोलियम्स होते हैं वो क्या होते हैं? वो कुछ ही डिकेड्स, कुछ ही दशकों के लिए होते हैं, यूज़ में आते हैं और उसके बाद वो ख़त्म हो जाते हैं। फिर वो दोबारा से उसका प्रोसेस चलता है, वो बनते हैं। ठीक है, ऐसे ही। और जो कॉल्स होते हैं वो कॉल्स कितने टाइम के लिए रिजर्व किया जाता है? 100 ईयर्स तक के लिए। कॉल के बारे में पढ़ते हैं। कॉल इज़ द मोस्ट अबंडेंटली अवेलेबल फॉसिल फ्यूल्स। अब कॉल्स की आपने सुना होगा, कोयले की खदान जो होती है, ये क्या है? हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट फॉसिल फ्यूल है। इट इज़ वाइडली यूज फॉर कुकिंग, स्मेल्टिंग ऑफ आयरन ऑल, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, steam engines and chemical industries. Electricity produced from coal is called thermal electricity. अब देखो, कॉल का यूज़ किस लिए होता है? आपने देखा होगा कि कोयले का यूज़ खाना बनाने में भी लोग करते हैं। जैसे चूल्हे पे जब खाना बनाते हैं तो कोयला रख देते हैं और उससे हीट प्रोड्यूस करते हैं, तो उससे भी उसका भी जो कॉल है उसका यूज़ किस में होता है? कुकिंग में। और देखा होगा आपने कई लोग जो होते हैं प्रेस भी करते हैं, जो मोटी आयरन की जो प्रेस होती है उसके अंदर कॉयल रख के उसको प्रेस भी करते हैं। और इलेक्ट्रिसिटी भी इससे बनती है। स्टीम इंजन्स में यूज़ होता है जो कॉयल होता है। और जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है कॉयल से, जो कोयले के द्वारा इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है, उसको बोलते हैं थर्मल इलेक्ट्रिसिटी। द मेजर कॉल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ ऑफ द वर्ल्ड आर चाइना, USA, रशिया, जर्मनी, फ्रांस एंड पोलैंड। और जो कॉल की प्रोड्यूसिंग की जाती है वो कहाँ कहाँ की जाती है वर्ल्ड में? चाइना में, USA में, रशिया में, जर्मनी में, फ्रांस में और पोलैंड में। दामोदर वैली रीजन इज़ द लार्जेस्ट कॉल फील्ड ऑफ इंडिया विद माइंस इन रानीगंज, झरिया, गिरिध, बोकारो एंड नेवेली इन तमिलनाडु। और दामोदर वैली रीजन्स में बहुत ही ज़्यादा मात्रा में इनकी माइनिंग क्या बोलते हैं, फैक्ट्रीज़ वगैरह जो होते हैं, खदानें जो होते हैं वो हैं। कहाँ पर हैं? रानीगंज में, झारिया में, गिरिध, बोकारो एंड नेवेली में, जो कि कहाँ पर है? तमिलनाडु में। आगे पढ़ते हैं मिनरल ऑयल के बारे में। मिनरल ऑयल इज़ अ सेडिमेंट्री फॉर्मेशन विच ऑक्यूर अलोंग द एंटीक्लाइन्स ऑफ फोल्ड माउंटेन्स। Saudi Arabia has the largest
reserves Russia, Venezuela, Mexico, Libya, Nigeria, USA and North Sea, UK, Norway, Denmark, Germany and the Netherlands that are sharing the oil discovered recently are the world's major oil producing countries. ऑयल जो है वो कहाँ प्रोड्यूस होता है, मिनरल ऑयल कहाँ प्रोड्यूस होता है, ये सेडिमेंट्री फॉर्मेशन में प्रोड्यूस होता है, जो कि कहाँ पर है, कहाँ होती है, जैसे कौन सी उसमें होती है, एंटीक्लाइंस ऑफ फोल्ड माउंटेन्स, ठीक है, जहाँ फोल्ड माउंटेन्स पाए जाते हैं वहाँ पर जो ऑयल्स होता है, मिनरल ऑयल, तो वो प्रोड्यूस होता है। सऊदी अरेबिया में ज़्यादा मात्रा में ये ऑयल जो होता है प्रोड्यूस होता है। आपने देखा, उनको कहा जाता है कि वहाँ से, सुना होगा आपने कि तेल कहाँ ज़्यादा प्रोड्यूस होता है, तो सऊदी अरेबिया में ये सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस होता है। और रशिया, वेनेजुला, मैक्सिको, लिबिया, नाइजीरिया, यूएसए, नॉर्थ सी, यूके, नॉर्वे, डेनमार्क, जर्मनी एंड द नीदरलैंड, इन्होंने आपस में अभी जो ऑयल है उसकी रिसेंटली शेयरिंग करना शुरू किया है, मतलब कि वो आदान प्रदान, मतलब कि शेयर करते हैं एक दूसरे कंट्री से ये जो, और फिर शेयरिंग करते हैं। एंड सबसे ज़्यादा प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ हैं ये ऑयल की, ठीक है, इन जगहों पर सबसे ज़्यादा ऑयल जो है वो प्रोड्यूस किया जाता है। पेट्रोलियम इन फाउंड इन इंडिया एट डिगबई इन आसाम, बॉम्बे हाई एंड द डेल्टाज ऑफ कृष्णा एंड गोदावरी रिवर्स। पेट्रोलियम जो है वो इंडिया में पाया जाता है, कहाँ पर, आसाम के डिगबॉय में और बॉम्बे हाई एंड द डेल्टाज ऑफ कृष्णा एंड गोदावरी रिवर्स, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं नेचुरल गैस के बारे में। नेचुरल गैस इज फाउंड विद पेट्रोलियम डिपॉजिट इज रिलीज्ड व्हेन क्रूड ऑयल इज बाउट टू द सर्फेस। इट कैन बी यूज एज डेमोक्रेटिक एंड इंडस्ट्रियल फ्यूल्स। और जो नेचुरल गैसेज होती हैं वो कहाँ पाई जाती हैं, सरफेस, क्रूड ऑयल इज ब्राउट टू द सरफेस। और इनका यूज़ कैसे होता है, इनका यूज़ डोमेस्टिकली भी होता है, मतलब घरों में भी इनका यूज़ किया जाता है, लाइक एलपीजी वगैरह जो गैस सिलेंडर्स होते हैं उसमें भी किया जाता है, इंडस्ट्रियल एरिया में भी इनका यूज़ किया जाता है। रशिया, नॉर्वे, यूके एंड नीदरलैंड आर द मेजर प्रोड्यूसर ऑफ नेचुरल गैस। और रशिया, नॉर्वे, यूके, नीदरलैंड, ये जो हैं वो नेचुरल गैस के ज़्यादा मेन प्रोड्यूसर हैं। यहाँ इन जगहों पर जो नेचुरल गैस है उनका वो बनाई जाती हैं, ठीक है, वहाँ इनका निर्माण किया जाता है उन जगहों पर। इन इंडिया, जैसलमेर, कृष्णा, गोदावरी, डेल्टा, त्रिपुरा एंड सम एरियाज ऑफ शोर इन मुंबई हैज़ नेचुरल गैस रिसोर्सेज। और इंडिया में जैसलमेर, कृष्णा, गोदावरी, डेल्टा, त्रिपुरा, इन कुछ एरियाज़ में नेचुरल गैस रिसोर्सेज पाए जाते हैं। वेरी फ्यू कंट्रीज इन द वर्ल्ड हैव सफिशिएंट नेचुरल गैस रिजर्व्स ऑन देयर। और कुछ ही जगह, पूरे वर्ल्ड में कुछ ही जगहों पर जो है उनके पास, उन कंट्रीज़ के पास उनकी खुद की नेचुरल गैस प्रोड्यूस की जाती है। द शार्प ऑफ इंक्रीज इन आवर कंजप्शन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स हैज़ लेड टू देयर डिप्लोमेशन एट द alarming rate. The toxic pollutants released from burning these fuels are also called of concern. देखो जो अब इसमें क्या होता है कि जो नेचुरल गैसेस होते हैं उसमें जो उसके जो टॉक्सिक पॉल्यूटेंट्स होते हैं, मतलब कि जो जहरीले जो उसके पॉल्यूटेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो रिलीज अगर वो छूट जाते हैं तो फिर उससे फॉसिल फ्यूल्स, मतलब फायर लगने की भी, जलने की भी बहुत ज़्यादा जो प्रॉब्लम होती है वो बढ़ जाती है। अनचेक्ड burning of fossil fuels is like unchecked dripping tap with will eventually run dry. और अनचेक फॉसिल फ्यूल जो ये होता है वो कैसा होता है कि अगर हम इनको चेक नहीं करेंगे तो ये कैसा होता है, जैसे कि जो टैप होती है, जो टोटी होती है, उसको बिना चेक किए ले लेते हैं और जब वो ऑन भी नहीं होते तब भी उसमें से पानी जो टपकता है वैसे उस तरह से होती है। This has led to the tapping of various non-conventional sources of energy that clear alternatives to fossil fuels. आगे हम पढ़ते हैं हाइड्रो पावर के बारे में। हाइड्रो पावर बाय द फॉलिंग वाटर एक्सट्रैक्टेड बाय वाटर व्हील और टर्बाइन्स इज कॉल्ड हाइड्रो पावर। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर कॉल्ड हाइड्रो पावर। हाइड्रो पावर
क्या होती है हाइड्रो पावर, जो कि पानी मतलब पानी जो होता है वो गिरता है, उस सोर्स को क्या बोलते हैं, हाइड्रोसिटी, जो कि जो पानी का चक्र होता है उसके थ्रू जो इलेक्ट्रिसिटी जो प्रोड्यूस होती है उसको बोलते हैं हाइड्रोसिटी, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर या फिर हाइड्रो पावर। एबिलिटी ऑफ अबंडेंट इलेक्ट्रिसिटी मीन्स अनरेजिस्ट्रेटेड ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रीज, ट्रांसपोर्टेशन एंड एग्रीकल्चर। और इनका कहाँ पे यूज़ हो जाता है, कहाँ से ये ग्रोथ करते हैं, इंडस्ट्रीज से, ट्रांसपोर्ट से, एग्रीकल्चर से। दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ पावर जनरेशन, और ये सबसे मोस्ट कॉमन तरीका है पावर जनरेशन, मतलब कि पावर को बनाने का। दिस फॉर्म ऑफ एनर्जी नाइदर प्रोड्यूस और डायरेक्ट वेस्ट मेन मैटर नॉट इज सब्जेक्टेड टू बी एक्सर्शन। फॉलिंग वाटर इज वन ऑफ द 3 मेजर सोर्सेज ऑफ एनर्जी यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी पावर। और जो फॉलिंग वाटर मतलब जो पानी गिरता है, झरने से पानी गिरता है, ये जो प्रोसेस होता है ये 3 मेन रिसोर्सेज में से एक है जो कि एनर्जी को प्रोड्यूस करता है, एनर्जी बनाने में हेल्प करता है। द अदर बीइंग फॉसिल फ्यूल्स एंड न्यूक्लियर फ्यूल्स, इट अकाउंट्स फॉर 24% ऑफ द वर्ल्ड इलेक्ट्रिसिटी। और ये कितनी परसेंट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है वर्ल्ड में? 24%। In some countries like Norway and the Democratic Republic of Congo is accounted for 99 of the country's electricity, while Brazil is produce 91% of electricity। और देखो जो नॉर्वे है और जो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो है, ये कितनी परसेंट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है? 99%। और जो ब्राज़ील है वो कितने परसेंट? 91% इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। कनाडा इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ हाइडल पावर, फॉलोड क्लोजली बाय द यूएस। और जो कनाडा है वो वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है जो कि वाटर के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। द अदर मेजर कंट्रीज़, और कुछ दूसरी कंट्रीज़ भी हैं, कौन कौन सी हैं? रशिया, ब्राज़ील, चाइना, नॉर्वे। हाइडल पावर हैज़ द एडवांटेज ऑफ बीइंग अ रिन्यूएबल रिसोर्सेज डेट ऑल्सो डू नॉट क्रिएट मच पॉल्यूशन। और हाइडल पावर जो है वो एक एडवांटेज है रिन्यूएबल रिसोर्सेज का, जो कि पॉल्यूशन को क्रिएट नहीं करता है। आगे हम पढ़ते हैं न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में। न्यूक्लियर एनर्जी इज़ प्रोड्यूस व्हेन वी मेक चेंजेस इन द न्यूक्लियस ऑफ द एटम। और न्यूक्लियर एनर्जी जो होते हैं वो कब प्रोड्यूस होते हैं? जब हम एटम के न्यूक्लियस में चेंजेस करते हैं तब वो प्रोड्यूस होते हैं। एनर्जी इज प्रोड्यूस व्हेन द न्यूक्लियस स्प्लिट्स इनटू 2 और मोर स्मॉलर न्यूक्लाई इन द प्रोसेस ऑफ फिजन, इन द प्रोसेस कॉल्ड फिजन। अब एनर्जी कब प्रोड्यूस होते हैं? जब जो न्यूक्लियस होता है वो 2 पार्ट या उससे ज़्यादा पार्टों में डिवाइड होता जाता है, तब इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? फिजन। और इसकी वजह से क्या होता है? न्यूक्लियर एनर्जी जो होती है वो प्रोड्यूस होती है। द एटम यूज इन द फिजन प्रोसेस कम फ्रॉम्स यूरेनियम एंड थ्योरियम। और जो फिजन का जो प्रोसेस होता है उसमें जो एटम यूज़ होता है वो कहाँ से आता है? यूरेनियम और थ्योरियम से। द न्यूक्लियर फिजन कैन टेक प्लेस इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स। और जो न्यूक्लियर फिजन होता है वो कहाँ पर जगह लेता है, कहाँ से निकलता है वो? न्यूक्लियर रिएक्टर्स। द वेस्ट प्रोड्यूस्ड बाय द न्यूक्लियर पावर प्लांट इज़ रेडियोएक्टिव एंड डेंजरस। और जो न्यूक्लियर पावर से जो वेस्ट निकलता है वो बहुत ही डेंजरस होता है और रेडियो एक्टिव होता है, मतलब उसकी जो रेडिएशन होती है वो डेंजरस होती है। द फर्स्ट न्यूक्लियर प्लांट वॉज सेटअप। और जो फर्स्ट न्यूक्लियर प्लांट सेटअप किया गया था सबसे पहले कहाँ लगाया गया था? 1956 में यूके के अंदर, ठीक है, यूके में। द न्यूक्लियर एनर्जी इज़ वाइडली प्रोड्यूस्ड इन यूएसए, यूके, रशिया, जापान, चाइना, जर्मनी, फ्रांस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, स्वीडन एंड इंडिया। और जो न्यूक्लियर एनर्जी कहाँ कहाँ प्रोड्यूस की जाने लगी, ज़्यादातर कहाँ कहाँ फैल गई, किन किन जगहों में? यूएसए में, यूके में, रशिया में, जापान में, चाइना, जर्मनी, फ्रांस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, स्वीडन और इंडिया में, ठीक है। आगे हम पढ़ते हैं नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज। नॉन कन्वेंशनल एनर्जी इज़ अबंडेंट, रिन्यूएबल, पॉल्यूशन फ्री एंड इको फ्रेंडली। और जो नॉन कन्वेंशनल एनर्जी होती है वो रिन्यूएबल होती है और पॉल्यूशन फ्री होती है और इको फ्रेंडली होती है। इट
कैन बी मोर इजीली सप्लाई टू रूरल, अर्बन एंड रिमोट एरियाज। और ये जो होती है वो इजीली सप्लाई हो जाती है गाँव में, शहरों में और रिमोट एरियाज़ में भी, ठीक है। द फॉलोइंग आर द 6 मेन नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। दे आर सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, बायोमास एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी, टाइडल एनर्जी एंड हाइड्रो पावर। और नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज जो हैं वो कुछ मेन हैं, 6 मेन एनर्जीज़ हैं, उसके बारे में पढ़ते हैं। कौन कौन सी होती हैं वो? सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, बायोमास एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी एंड टाइडल एनर्जी एंड हाइड्रो पावर। अब इनके बारे में पढ़ते हैं। सोलर एनर्जी इज़ द मोस्ट रेडिली अवेलेबल सोर्स ऑफ एनर्जी। सोलर एनर्जी जो होती है वो बहुत ईजिली मिल जाती है। सूर्य ऊर्जा जो होती है, जो आपने देखा होगा इनके सोलर एनर्जी कैसे ली जाती है, जो छतों पे, गांव में देखोगे छतों पे सोलर पैनल्स लगा देते हैं और वो सूरज की रोशनी उस पर पड़ते हैं और उससे जो होती है वो एनर्जी प्रोड्यूस होती है। उसके थ्रू हम क्या लाइट्स भी ऑन कर सकते हैं, फैन भी चला सकते हैं। तो ये वही है। सोलर एनर्जी कैन यूज फॉर कुकिंग, हीटिंग, लाइटिंग ऑफ स्ट्रीट्स एंड होम एंड ड्राई ऑफ क्रॉपिंग एक्सेट्रा। और इसका यूज़ किस किस में हम कर सकते हैं? कुकिंग में, हीटिंग में, लाइटिंग, स्ट्रीट्स में लाइट जलाने के लिए, होम्स में लाइट जलाने के लिए और क्रॉप्स को ड्राई करने के लिए। द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी कॉल्ड फोटोवोल्टेनिक टेक्नोलॉजी। और जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इससे प्रोड्यूस की गई है उसको क्या कहते हैं, बनाई गई है जो, उसको कहते हैं फोटोवोल्टेनिक टेक्नोलॉजी। इज़ अवेलेबल विच कन्वर्ट सनलाइट डायरेक्टली इनटू इलेक्ट्रिसिटी। इससे क्या कर सकते हैं? इसकी मदद से हम लोग क्या, सूरज की जो रोशनी होती है उसको डायरेक्टली इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ द ट्रॉपिकल कंट्रीज आर एंडोव्ड विद अबंडेंट सनशाइन। और कुछ कंट्रीज़ में क्या होता है कि वहाँ पर सूर्य की रोशनी जो होती है वो कम पड़ती है। द लार्जेस्ट सोलर पावर प्लांट इन इंडिया इज़ लोकेटेड एट मधापुर इन भुज डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात। और लार्जेस्ट जो हमारा सोलर पावर प्लांट है वो कहाँ पर है? गुजरात के मधापुर में, ठीक है। आगे पढ़ते हैं विंड एनर्जी के बारे में। विंड इज़ अ रिन्यूएबल एंड पॉल्यूशन फ्री सोर्स ऑफ एनर्जी। जो विंड है वो क्या है? एक रिन्यूएबल रिसोर्स और पॉल्यूशन फ्री सोर्स है एनर्जी का। कंस्टेंट मूविंग ऑफ हाई वेलोसिटी विंड्स इन अ गिवन डायरेक्शन ओवर एन एरिया हेल्प्स इन जनरेशन ऑफ विंड एनर्जी। विंड मिल्स हैव, आपने देखा होगा गाँव में विंड मिल्स जो होते हैं, बड़ा सा एक ऐसा इस टाइप का विंड मिल देखा होगा अपने गाँव में। इससे जो क्या होता है, विंड एनर्जी जो होती है वो प्रोड्यूस की जाती है। विंड मिल हैव टू सेटअप जनरेट विंड एनर्जी। और जो विंड मिल्स है वो किस लिए सेटअप किए जाते हैं? ताकि विंड एनर्जी जो है उसको विंड एनर्जी प्रोड्यूस कर सके। विंड एनर्जी इज़ यूज फॉर ग्राइंडिंग फूड ग्रेन्स एंड ड्राइंग वाटर फ्रॉम वेल्स। और जो विंड मिल्स होते हैं इसका हम यूज़ किस लिए करते हैं? विंड एनर्जी का यूज़ फूड ग्रेन्स, जो हमारे अनाज होता है उसको ग्राइंडिंग करने के लिए, उनको पीसने के लिए जो होता है उस इसलिए भी इसका यूज़ किया जाता है। और वाटर्स को भरने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। इन इंडिया द लार्जेस्ट विंड फार्म क्लस्टर इज़ लोकेटेड बिटवीन नागरकोइल एंड मदुरई इन तमिलनाडु। और इंडिया में सबसे बड़ा जो विंड फार्म है वो कहाँ पर है? विंड फार्म क्लस्टर है जो कहाँ पर है? वो नागरकोइल और मदुरई के बीच में, जो कि तमिलनाडु में है। द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ विंड एनर्जी। अब विंड एनर्जी के लीडिंग प्रोड्यूसर्स कंट्रीज कौन कौन सी हैं? नीदरलैंड, जर्मनी, यूके, डेनमार्क, यूएस एंड स्पेन। आगे हम पढ़ते हैं बायोमास एनर्जी के बारे में। बायोमास इज़ अ मटेरियल ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट कैन बी यूज फॉर एनर्जी। बायोमास एनर्जी क्या होता है? ये मटेरियल, बायोमास एनर्जी प्लांट्स और एनिमल्स के लिए, मतलब उनसे यूज़ की जाती है। उनके लिए ये जो एनर्जी होती है उसका यूज़ किया जाता है, उनके लिए बनाई जाती है। दिस इंक्लूड यूजिंग वुड फ्रॉम ट्रीज, वेस्ट फ्रॉम प्लांट्स एंड मैन्योर फ्रॉम लीव्स टू बायोमास कैन यूज टू। बायोमास किससे यूज़ किया जाता है? जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। बायोमास का यूज़ किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने में, लाइट, हीट, मोशन, फ्यूल्स, ठीक है। कन्वर्टिंग बायोमास एनर्जी इनटू यूजेबल एनर्जी हैज़ मेनली एनवायरमेंटल बेनिफिट्स। और बायोमास एनर्जी को
जो बायोमास एनर्जी होती है वो बहुत ही यूजेबल होती है हमारे एनवायरनमेंट के लिए और बहुत ही बेनिफिशियल होती है, बहुत ही फ़ायदेमंद होती है. इट यूज़ वेस्ट मटेरियल्स कैन आर यूजली डम्प्ड एंड यूज़ अप मैथेन ग्रीन हाउस गैस. और ये क्या होती है, जो सामान वेस्ट हो जाता है, जो प्लांट वगैरह जो वेस्ट हो जाता है उनका यूज़ करके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल हो गया ग्रीन हाउस गैस फ्यूल्स सच एज इथॉन कैन बी मेड फ्रॉम बायोमास एंड यूज एज एन अल्टरनेटिव टू पेट्रोल टू पावर मोटर कार्स. देखो फ्यूल्स जो होता है वो एथॉल जो होता है वो बायोमास के द्वारा इसको बनाया जाता है. और ये कब यूज़ होता है, ये एज अ पेट्रोल भी इसको यूज़ किया जाता है मोटर कार्स जो होते हैं उनको चलाने के लिए. नेक्स्ट है जियोथर्मल एनर्जी. एज अ नेम सजेस्ट जियोथर्मल पावर इज जनरेटेड बाय यूजिंग द हीट ऑफ द अर्थ. अब जैसे कि ये नाम दिया गया जियोथर्मल, इससे ही पता चल रहा है कि जो ये एनर्जी है वो क्या है, अर्थ के द्वारा जो हीट निकलती है उसको यूज़ करके प्रोड्यूस की जाती है. इट इज़ द एनर्जी ड्राइव फ्रॉम हॉट स्प्रिंग्स, गेजर्स एंड हॉट रॉक्स इन द इंटीरियर्स ऑफ द अर्थ सर्फेस. और ये कहाँ से ली जाती है, एनर्जी कहाँ बनाई जाती है, हॉट स्प्रिंग्स में, गेजर्स में, और जो हॉट जो रॉक्स होते हैं, हॉट गर्म जो चट्टानें होती हैं उनमें. 2 holes are drilled deep in the surface and water is pumped through one. Steam comes up the other hole. देखो जो हमारी जो ज़मीन होती है उसमें 2 छेद किए जाते हैं और एक को ड्रिल किया जाता है और पावर जो वाटर होता है उसमें पंप किया जाता है. दूसरी तरफ से जो गैस निकलती है, स्टीम निकलती है, उसको बोलते हैं जियोथर्मल एनर्जी. वो प्रोसेस होता है जियोथर्मल एनर्जी का. दिस स्टीम इज दैम यूज टू जनरेट पावर. और जो स्टीम निकलती है वो उसका यूज़ किस लिए करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए. इट इज़ मोस्ट कॉमनली यूज इन आइसलैंड. और ये कहाँ यूज़ होती है, आइसलैंड में, इटली में, यूएसए, जापान, न्यूजीलैंड, रशिया, इन जगहों पर ये यूज़ होते हैं और जियोथर्मल पावर का प्रोडक्शन होता है. ठीक है. नेक्स्ट है टाइडल एनर्जी. टाइडल एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड बाय द सर्ज ऑफ ओशन वाटर ड्यूरिंग द राइज एंड द फॉल ऑफ टाइड्स. और जो टाइडल एनर्जी होती है वो ओशन वाटर में टाइड्स के राइज होने पर और फॉल होने पर प्रोड्यूस की होती है. एज द टाइड राइज एंड फॉल्स द वाटर टर्न्स द टर्बिन्स ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर्स एंड पावर इज जनरेटेड. और जो टाइड्स होते हैं वो जब राइज होते हैं और जब फॉल होते हैं तो ये प्रोसेस होता है, जो टर्बन्स होता है वो टर्न होते हैं और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिक जनरेटर्स. और इस प्रोसेस के थ्रू जो एनर्जी जनरेट होती है उसको कहा जाता है टाइडल एनर्जी. द मेन एप्लीकेशन ऑफ टाइडल पावर इज एन additional mean of generating renewable sustainable energy which does not affect the environment in a negative way. और ये जो प्रोसेस होता है वो एनवायरनमेंट को हार्म नहीं करता. आगे हम पढ़ते हैं कन्वर्सेशन ऑफ मिनरल एंड पावर रिसोर्सेज. अब मिनरल्स का और पावर रिसोर्सेज का हम उसको कैसे बचा सकते हैं. ऑल मिनरल्स एंड कन्वेंशनल रिसोर्सेज आर एनर्जी आर एक्सॉर्टेबल वन दे आर कंज्यूम्ड. ये जितने भी मिनरल्स और कन्वेंशनल रिसोर्सेज होते हैं वो एक्सॉर्टेबल होते हैं जब ये एक बार यूज़ हो जाते हैं. ठीक है. दे कैन नॉट बी रिप्लेस और रिन्यूड. और इनको हम रिप्लेस भी नहीं कर सकते और दोबारा से यूज़ भी नहीं कर सकते. देयरफॉर planned utilization of these resources is important so that we have sufficient supplies for the future generation. और इसका जो यूज़ है वो हमें बिल्कुल ध्यान से करना चाहिए और ऐसा कुछ प्लान करना चाहिए कि जो हमारे आने वाली जनरेशन है उसके लिए भी जो फॉसिल फ्यूल्स और जो मिनरल्स हैं वो बचे रहें और वो भी इनका यूज़ कर सकें. रैपिड कंजप्शन ऑफ मिनरल्स एंड पावर resources by rich industrial countries has already caused great concern. Most developing and underdeveloped nations are exporting their mineral resources to meet their needs for foreign exchange.
अब जो बहुत सारे जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं, वो क्या करते हैं, वो अपने रिसोर्सेज, अपने मिनरल्स को एक दूसरी कंट्रीज़ के साथ एक्सचेंज कर लेते हैं उनकी नीड्स के अकॉर्डिंग. वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट कन्वर्सेशन ऑफ मिनरल एंड फ्यूल्स इज ऑलमोस्ट इम्पोर्टेंस. हाउ कैन इट बी डन. और हमें समझना चाहिए कि मिनरल्स और जो पावर रिसोर्सेज और जो फ्यूल्स हैं उनका जो उनको बचाना बहुत इम्पॉर्टेंट है, जैसे कि ताकि जो आने वाली जनरेशन है वो भी इनका यूज़ कर सकें. मेटेलिक मिनरल्स आर रिसाइकेबल और जो मेटेलिक मिनरल्स होते हैं वो रिसाइकेबल होते हैं. रिसाइकलिंग मीन यूजिंग डिस्कार्डेड मटेरियल्स वंस अगेन. और ये जो होते हैं मेटेलिक मिनरल्स होते हैं वो इनका दोबारा से रिसाइकलिंग करके दोबारा से यूज़ किया जाता है. देयर यूज़ इज़ पॉसिबल थ्रू फिजिकल, केमिकल और अदर चेंजेस. और इनका जो यूज़ है वो हम फिजिकल, केमिकल और अदर चेंजेस के द्वारा कर सकते हैं. रिड्यूसिंग आर कंजप्शन इज अनदर ऑप्शन. यूटिलाइजिंग सुटेबल सब्स्टिट्यूट्स एंड अल्टरनेटिव कंजर्व मिनरल्स. फॉर इंस्टेंस, बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक हैज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड इन recent years to convert minerals. Efforts should be made to avoid wastage in mining, extraction and fossil processing. Modern technology can be used to utilize poor quality ones and mineral fuels. जो modern technology होती है वो किस में यूज़ की जाती है, पुअर जो क्वालिटी है मिनरल्स की उनको डेवलप करने में, ठीक है, उनको जो मिनरल्स फ्यूल्स होते हैं उनको यूज़ करने में. आर थॉटलेस कंजप्शन लेवल हैव नॉट ओनली क्रिएटेड अ क्राइसिस फॉर बट ऑल्सो टू ग्रीन हाउस गैसेज एंड एयर पॉल्यूशन. और जो हमारे जो थॉटलेस जो कंजप्शन लेवल है वो कहाँ क्रिएट किए जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ ग्रीन हाउस गैसेज में और एयर पॉल्यूशन में. ओके, क्लास आपका चैप्टर यहीं पे फिनिश होता है.